जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविक साइंस यूपीएससी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कास्ट सेंसस। देखिए, अब ये टॉपिक काफी चर्चाओं में है और बहुत ही ज्यादा उम्मीद बन जाती है। प्रीलिम्स की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस या फिर भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। और आप इसमें जो डेटा हम बताने वाले हैं उस डेटा का यूज आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुद्दा क्या था। देखिए, हाल ही में क्या होता है, सीसीपीए की एक मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता की जाती है नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इस मीटिंग में एक फैसला लिया जाता है और वो फैसला ये होता है कि आगे आने वाली जो नेशनल सेंसस है उसके साथ साथ हम कास्ट सेंसस भी कराएंगे। ठीक है, अब ये नेशनल सेंसस और कास्ट सेंसस के बीच में डिफरेंट क्या होता है, हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कास्ट सेंसस के पूरे टॉपिक को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, सारे हम आज क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि आखिर में होता क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं भारत के ऊपर, और साथ के साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। आखिरकार हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहें तो उसमें जो हमें डेटा लिखना है वो हमारे माइंड में एज इट इज रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जान के कि आखिरकार कास्ट सेंसस और जो नेशनल सेंसस होती है जिसे आमतौर पर पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनसांख्यिकीय जनगणना भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पॉपुलेशन सेंसस जो होती है यानी कि जनसांख्यिकीय गणना जो जनगणना जो होती है उसमें एक नॉर्मल डेटा ही गैदर किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर टोटल कितने लोग हैं और भारत में फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं आपकी पॉपुलेशन सेंसस के अंदर। साथ के साथ इसमें एससी और एसटी कम्युनिटी की भी गणना की जाती है, लेकिन एससी एसटी के अलावा किसी दूसरी कम्युनिटी की गणना नहीं की जाती है। लेकिन कास्ट सेंसस में क्या था कि कास्ट सेंसस में क्या होने वाला है, कास्ट सेंसस में एससी एसटी की गणना के साथ साथ अब हम गणना करने वाले हैं ओबीसी की भी और जितनी भी भारत के अंदर अदर कास्ट हैं उन सब की। ठीक है, जिसमें आपकी स्थिति को पता लगाया जाएगा सरकार के द्वारा कि जो भारत के नागरिक हैं, जितने भी भारत में नागरिक रह रहे हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी है। इसमें आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, अभी आपका काम क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, और हाल फिलहाल आपकी जो लिविंग कंडीशंस है वो कैसी है। ये सब चीज आती है कास्ट सेंसस के अंदर। ठीक है, तो अब इसका लीगल प्रोविजन क्या होता है। देखिए, लीगल प्रोविजन की बात करें तो भारत के जो शेड्यूल है उनमें जो 7वां शेड्यूल है, भारत में टोटल कितने शेड्यूल है, अभी 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से जो 7वां शेड्यूल है, 7वां शेड्यूल क्या कहता है, वो डाइवर्स वो डिवीजन करता है किसका, यूनियन पावर का और स्टेट की पावर का, यानी कि पार्लियामेंट का और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बारे में 7th शेड्यूल बात करता है। 7th शेड्यूल के अंदर ही एक यूनियन लिस्ट आती है और यूनियन लिस्ट में की जो एंट्री 69 है उसके अंदर पॉपुलेशन सेंसस की बात कही गई है। साथ ही साथ इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट भी बनाया हुआ है जिसका नाम है सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, अब बात ये होती है कि आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ी कास्ट सेंसस की, आखिर ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि हमने कास्ट सेंसस को कराने की सोचा। देखिए, सरकार का, भारत सरकार का इस बारे में ये कहना है कि कास्ट सेंसस कराने से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हमें उसके बारे में एक क्या कहते हैं कि एक ब्रॉड जो नजरिया है वो देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो भारत के लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता हम लगा पाएंगे ताकि हम उनके लिए बेटर पॉलिसीज बना सकें। और अगर कुछ कास्ट ऐसी हैं, कुछ वंचित लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट अब तक नहीं मिल पाया है, उनको भी हम रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकें। ठीक है, इसलिए सरकार कह रही है कि ये सब कारण है कि हमें कास्ट सेंसस करानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी भारत के अंदर कास्ट सेंसस हुई थी। देखिए, अगर अपन
प्री इंडिपेंडेंट की बात करें यानी स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें, स्वतंत्रता से पहले की बात करें, यानी कि इन शॉर्ट जब अपन कॉलोनियल एरा की बात करें तो 1881 से लेके 1931 तक जो ब्रिटिश राज था उसमें कास्ट सेंसस रेगुलर फीचर्स के द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये की गई थी 1931 में। इसको कराया था उस टाइम के जो सेंसस कमिश्नर थे, ऑफिसर थे, J.H. हट्टन द्वारा। ठीक है, 1941 में यानी कि 10 साल के बाद दोबारा कास्ट सेंसस होनी थी, लेकिन उस टाइम हो गया वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण जो 1941 में सेंसस हुई वो बीच में ही रुक गई और उसका डेटा कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या रही थी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद में जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें सिर्फ SC और ST कम्युनिटीज की ही गणना की गई थी, बाकी जितने भी और कम्युनिटीज हैं उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, हालांकि 1961 में पार्लियामेंट ने राज्यों को ये पावर दे दी थी कि भाई आप अपने राज्यों के अंदर OBC के लिए भी जनगणना करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 1979 में एक मंडल कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। मंडल कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है कि बहुत सारे यहाँ पर कमीशंस दे देते हैं और यहाँ पर उनके रीजंस दे देते हैं कि भाई कौन सा कमीशन किस रीजन के कारण अपॉइंट किया गया था। तो मंडल कमीशन किस रीजन के कारण अपॉइंट किया गया था, इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो मंडल कमीशन बनता है और मंडल कमीशन ने OBC को पॉपुलेशन को जनगणना के लिए 1931 का जो कास्ट सेंसस हुई थी उसका डेटा उठाती है मंडल कमीशन, और उसमें पाया गया कि जो OBC की जो जनसंख्या है वो कितनी है 52%, और 52% इसी बेसिस के आधार पर अभी जो उनको आरक्षण मिलता है वो मिलता है 27% का एजुकेशन में और जॉब्स में। ठीक है, तो ये मंडल कमीशन था और 1931 के बेसिस पर ही अभी भी लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज एक सोचने की हो जाती है कि हमें आजादी के 75 साल हो चुके हैं, हम अपने स्वर्णिम काल में जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी तक कौन सी जनसंख्या का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं अपने लोगों को सुविधा देने के लिए, 1931 का। तो इस चीज को भी चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत आती पड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए सरकार कह रही है कि भाई नहीं, हमें कास्ट सेंसस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे अगर कास्ट सेंसस होती है तो। देखिए, सरकार का कहना है कि अगर कास्ट सेंसस होती है तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने में हमारी मदद की जाएगी। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कम्युनिटी है जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है पूरी तरीके से, लेकिन वहीं दूसरी कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड है, जिसको एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशल बैकवर्ड है, लेकिन उसको रिजर्वेशन का कहीं पर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार की इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है देश के अंदर। इसी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सरकार का कहना है कि वो कास्ट सेंसस को आगे करवाने वाली है। दूसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं किसी देश के अंदर, उस रिसोर्सेज पर सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस रिसोर्सेज पे क्या होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर सबका अधिकार नहीं होता है। ठीक है, साथ के साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो भाई इंडियन सोसाइटी है, हमें उसकी पिक्चर्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि भारत के अंदर किस प्रकार के कितने कितने लोग रहते हैं, कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिली हुई हैं, किसको कौन कौन उन सुविधाओं से वंचित रह गया है। साथ के साथ उनके लिए जब ये सब चीज अपन जान लेते हैं तो एक्शन जो पॉलिसीज होती है, जो पॉलिसीज मेकर्स होते हैं, वो उनके लिए काफी इफेक्टिव पॉलिसीज यहाँ पर बना पाते हैं। ये होते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब अपन बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ लोगों का कहना ये है कि जब आप कास्ट सेंसस को भारत के अंदर करवाएंगे तो ये दोबारा से एक कास्ट सिस्टम को क्या कर देगा, जिंदा कर देगा। ठीक है, वापस से लोगों को कैटेगराइज में बांट देगा, वापस से लोगों को डिवाइड कर देगा, किसके अंदर, कास्ट के अंदर। उससे क्या होगा, उससे फिर मतभेद होने के आसार बहुत सारे हो जाएंगे। साथ के साथ
भारत के अंदर सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी ये भी है कि भारत के अंदर इतनी सारी कास्ट है और उन कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग काम है भारत सरकार के लिए कि आप इन सब चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी कास्ट किस में आती है और कौन सी सब कास्ट किस कास्ट के अंदर आती है। ठीक है, ये सबका अपना कास्ट सेंसस के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द चैलेंजेस associated with the conducting a caste census in India also suggest measures to ensure social justice। यानी कि भारत में जाति जनगणना के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाएं। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद जय भारत।